आज सुबह मेरे मन में एक सवाल उठा कि ये जंग चल रही है ईरान और इजराइल और अमेरिका के बीच, इसकी वजह से सबसे ज्यादा नुकसान किस देश को हो? मैं इजराइल और ईरान को छोड़ के सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो? और आज मैं आपके सामने वो आंकड़े रखूंगा जिससे साफ जाहिर है कि अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी का हुआ है वो हिंदुस्तान। This morning, I thought of asking myself a question as to who has lost the most, who has suffered the most, and is likely to suffer the most in the ongoing conflict between the US, Israel, and Iran, leaving apart Israel, Iran. And I came to the conclusion it's India. Why is that? First of all, as far as Russia is concerned, these are the big countries. As far as Russia is concerned, they have enormous oil themselves. As far as China is concerned, only 20% of its requirement is through the Straits of Hormuz. Right? As far as India is concerned, we require, our consumption needs are about, our import is about 88.6% of crude. Right? China has large imports, but then they get it from other sources, Russia included. और जो हमारा रोजाना जो खर्चा बढ़ रहा है वो भी आपको मैं आंकड़े बताऊंगा कि हाउ सीरियस द कॉन्सिक्वेंसेस आर। मैं कहने जा रहा था कि जहां तक चीन का सवाल है, वो स्टेट्स ऑफ हॉर्मुज से जो आयात करता है वो की 20% रिक्वायरमेंट है उसकी, बाकी वो कहीं और से लेता है। और हमारी जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज्यादा है, क्योंकि हमारा जो इंपोर्ट बिल है क्रूड ऑयल का वो लगभग 88.6% हमारी रिक्वायरमेंट इंपोर्ट होती है। तो अभी मैं आपको आंकड़े बताता हूं। और फिर तो हम रोजाना 50 लाख बैरल क्रूड ऑयल की आयात करते हैं। वी ऑन अ डेली बेसिस इंपोर्ट 5 million barrels डेली बेसिस, 50 लाख बैरल्स रोजाना। और 3 मिलियन मिडिल ईस्ट से आती है, तो लगभग 50% से ज्यादा, 3 million of it comes from the Middle East. एंड उसकी जो कीमत है मिडिल ईस्ट क्रूड की, मैं आपको ब्लेंड ऑफ स्वीट सार की बात कर रहा हूं, वो लगभग आज के दिन $160 पर बैरल है, which is 60% more. It's $160 per barrel, 60% over Northeast Brent. The result of it is that we are spending incrementally per barrel $270 to $3 million per day. हर बैरल के ऊपर हम 270 से 300 मिलियन डॉलर पर डे हम खर्च कर रहे हैं। ठीक है? और इसका जो नतीजा यूरिया पे है वह हम 50% हायर, ज्यादा कीमत से खरीद रहे हैं। LNG, LPG, सल्फर, हीलियम, ये सब हम आयात करते हैं और सभी काफी मतलब बेहद तक वहीं से आता है। और इसकी वजह से अभी लाइनें दिख रही हैं आपको, हर जगह लाइन लगी हुई है। तो इसकी सप्लाई शॉर्टेज होगी, होल्डिंग होगी,
ब्लैक मार्केटिंग होगी और इसका नतीजा फिर स्टैग्फ्लेशन पे बढ़ेगा, हाई इंटरेस्ट रेट होंगे, फॉलिंग एफडीआई होगी, और हमारे पास जो स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स हैं वो केवल 7-8 दिन के लिए। और एक और आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, द स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स दैट वी हैव दैट आर लेफ्ट will only get us through for 7-8 days, not more than that. And the impact that this is going to have, apart from the money that we spent on increasing price of crude and increasing costs, it will impact urea. We'll have to pay 50% higher price. LNG, LPG, this will impact on in sulfur and helium. This will result in supply shortage. It will result in hoarding. It will result in black marketing. And FDI is falling. So it has huge impact. And our only stocks that are available, strategic stocks, are 7-8 days. But the more important thing, देखो देशों की दूरदृष्टि कितनी होती है। जहां तक चीन का सवाल है, उनके पास स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स 120 दिन के लिए है। हालांकि वो 20% हॉर्मोज से लेते हैं, लेकिन उनकी सोच ये होगी कि कहीं अगर हॉर्मोज कहीं बंद हो जाए तो हमारे पास स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स होने चाहिए। और जापान के 208 दिन के लिए, और साउथ कोरिया के 200 दिन के लिए। So China has strategic stocks to the extent of 120 days, Japan 208 days, and South Korea 200 days. We have only for 7-8 days. Why? I asked the Prime Minister that question. When we are going to be impacted the maximum because of the closure of Hormuz, why did our country not think of having larger strategic reserves? Because you are only interested in thinking ahead when elections come as to how you will win the election, not nation doesn't come first. मैं प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं, अगर बाकी देश अपने स्ट्रेटेजिक स्टॉक्स कई दिनों के लिए रिजर्व कर रहे थे तो आपने क्यों नहीं किया? इसका इम्पैक्ट तो आपके ऊपर सबसे ज्यादा है। और अगर बाकी देश दूरदृष्टि के साथ सोच सकते हैं कि हमें अगर ऐसा हुआ तो हमें ये भुगतना पड़ेगा, तो आपने क्यों नहीं सोचा? क्योंकि आप केवल इलेक्शन जीतने के लिए आगे की सोचते हैं। देश कोई प्राथमिकता नहीं रखता। और ये बड़ा भाषण दे रहे हैं आप सब चीफ मिनिस्टर को बुला के, वी मस्ट वर्क एज टीम इंडिया। टीम इंडिया आपको याद आ गया जब देश संकट में, हम तो आपके साथ रहेंगे। और जब देश संकट में नहीं होता तो कहां है वो टीम इंडिया? पार्लियामेंट में टीम इंडिया होती है, पार्लियामेंट के बाहर टीम इंडिया होती है। किसी की बात आप सुनते हो, विपक्ष की बात सुनते हो? ये बड़ी दुख की बात है। और ऐसे ही कोरोना में हुआ था। आपको याद होगा कैसे महिलाएं, पुरुष, फैमिलीज 100 किलोमीटर चल के, पैदल चल के, जिनको जगह नहीं मिलती थी रेलवेज में, क्या बुरी हालत थी। क्योंकि आपने तभी भी नहीं सोचा, क्योंकि आपको लत तो एक ही है किसी तरीके से, सीईसी आपका साथ है, बाकी लोग आपके साथ पे, इस तरीके से इलेक्शन जीतो, 60 लाख वोट कटवा दो, ये करो वो करो। अब दूसरा सवाल, is all you're interested in winning an election. You get institutions on your side, get CEC on your side, get voters' names deleted. There's a judge of the High Court, retired judge of the High Court, who has to go to the tribunal to say, look, my name has been deleted, why has it been deleted? I mean, this is the state of our country. Dusra sawal. The second question I asked the Prime Minister, who are your best friends? America and Israel,
We get a lot of support from them in terms of technology, in terms of defense equipment, in terms of water technology. Right? So they are your best friends. And if they are your best friends, then how is it that your best friends are hurting you the most? सबसे गहरे संबंध आपके दो देशों के साथ हैं, वो है इजराइल और अमेरिका। और ये ताज्जुब की बात है कि उन्हीं की वजह से सबसे ज्यादा नुकसान हमको हो रहा है। मतलब कि आपसे सबसे अच्छे मित्र जिनसे घने संबंध हैं वही आपको सबसे ज्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो आप एक फोन उठाकर बात नहीं कर सकते थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ कि भैया ये क्या हो रहा है, इसको बंद करो, सबसे ज्यादा नुकसान तो हमें हो रहा है, हम आपके दोस्त हैं, आप कहते हो हम आपके दोस्त हैं। अभी ऑफ कोर्स ट्रंप ने अभी कहा है, मैंने अभी सुना भी है कि मोस्ट ऑफ आवर फ्रेंड्स आर लूजर्स। ही जस्ट सेड दैट। अब मुझे नहीं मालूम कि हमारे प्रधानमंत्री तो लूजर है नहीं, वो तो हर इलेक्शन जीतते हैं, वो कैसे लूजर हो गए? कैसे जीतते हैं वो अलग बात है। शॉकिंग फॉर ट्रंप टू से दैट ऑल माय फ्रेंड्स आर लूजर्स बिकॉज आई फील बेटर। मुझे अच्छा लगता है कि बाकी लोग लूजर हैं, ये ट्रंप साहब कह रहे। फिर उन्होंने दोहराया कि बिल्कुल मैंने सीज फायर करवाया था। डोंट बाय फ्रॉम डोंट बाय रशियन ऑयल, वी डोंट बाय रशियन ऑयल। We'll give you to buy at this price, discounted price, we'll buy at discounted price. By next year, January, there should be no imports. Yes, there will be no imports. And पिछले कई महीनों में इन्होंने ट्रंप साहब के साथ बात ही नहीं की। जो भी इंटरनेशनल गैदरिंग होती है वो जाते ही नहीं जहां ट्रंप जाएंगे। वो क्यों? हम पूछना चाहते हैं क्यों? आप ट्रंप साहब को फोन करके बताइए कि हमारा नुकसान आप क्यों कर रहे हो। अगर ज्यादा देर हॉर्मुज़ बंद रही तो यहां तो एक बहुत भारी आर्थिक संकट आ जाएगा। यू मस्ट कॉल अप President Trump and tell him, why are you hurting us the most? We are our dearest friends. And if Straits of Hormuz remains closed for so many days, we will be in economic distress, our economy, as it is. So this is a very serious issue, which I want to raise before you. And the other serious issue is, in this democracy, every day should be the work of Team India. रोज के रोज टीम इंडिया को काम करना चाहिए। ये नहीं कि जब आप संकट पे आ जाओ तो फिर याद करो टीम इंडिया की बात। अब आपको मैं हिंदुस्तान की स्पेसिफिक इम्प्लीकेशन बताता हूं कि किस तरह से हमारा नुकसान होने जा रहा है। जहां एलएनजी इंपोर्ट का सवाल है, जो हमारे इंडिया के नेचुरल गैस नीड्स हैं, वो कतर हमें 41 से 47% हमें सप्लाई करता है, हमारे नीड्स। और कतर पे हमला हो गया और उनका जो प्लांट था बंद हो गया। केवल 17% उसकी कमती प्रोडक्शन है, तो वो भी हमें नहीं मिलेगा। तो नेचुरल गैस की बड़ी शॉर्टेज हो जाएगी, और है, आज के दिन भी है। तभी सरकार कह रही है कि एलपीजी आप पाइप्ड गैस लो, क्योंकि उनको मालूम है कि नेचुरल गैस मिलने नहीं वाली। और उन्होंने कहा है कतर ने कि हमें 5-7 साल लगेंगे टू रिस्टोर दिस सप्लाई। ये आज की बात नहीं है। दूसरी बात, जो एलपीजी सिलेंडर्स हैं उनके आज के दिन मार्केट में बहुत कमी है और बहुत ज़्यादा प्राइस हो गई है उनकी। अभी देखो, हाल ही में उन्होंने, प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने फैसला किया कि जहाँ तक पेट्रोल और डीजल का सवाल है तो वहाँ 10 रुपया कम एक्साइज ड्यूटी होगी। अच्छी बात है, हम चाहते हैं 10 रुपया कम हो। हम भी कोशिश करते थे कि जब हमारी सरकार, यूपीए की सरकार थी, तो हम एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस मैकेनिज्म के साथ लोगों को राहत देते थे। लेकिन इनकी कंपनी, हमारी देश में तो जब प्राइस कम थी
तो इन्होंने हमारे कंज्यूमर को, उपभोक्ता को उतना ही दाम देने दिया। मतलब कि जब मुश्किल थी तो भुगते कंज्यूमर, जब प्राइस कम थी तो भुगते कंज्यूमर, और जब ज्यादा हो गई तो 10 रुपए पर लीटर की राहत। ऑफ कोर्स इसमें कंपनियों का तो नुकसान होगा ही होगा, कंपनियों में बहुत फायदा भी उठाया। फिर क्या डिसरप्शन होगी? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को अलग कर दी, सल्फर की डिस्क्रप्शन होगी, सिंथेटिक फाइबर्स में प्रॉब्लम आएगी, फर्टिलाइजर्स में प्रॉब्लम आएगी, बिकॉज 30 से 40% जो इनपुट्स है यार गैस लिंक्ड, वहां प्रॉब्लम आएगी, प्लास्टिक्स में प्रॉब्लम आएगी, फार्मास्यूटिकल्स में प्रॉब्लम आएगी, ल्यूब्रिकेंट्स में प्रॉब्लम आएगी, टूरिज्म कम हो जाएगा, एंटरटेनमेंट में प्रॉब्लम आएगी, डाइनिंग आउट पे आपके पैसे ज्यादा लगेंगे, कई रेस्टोरेंट तो बंद ही हो गए हैं, डोमेस्टिक ट्रैवल वहां कीमतें बढ़ जाएगी, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाएगी, शिपिंग एक्सपेंसेस इंटरनेशनल बढ़ जाएंगे, प्रीमियम ज्यादा चार्ज होंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम्स। तो how do we deal with this situation? The only way to deal with this situation, and it's surprising, you know, in the G7 countries, what have the G7 countries said today? Marco Rubio was there, Secretary of State. They have made a statement that the regional partners, civilians should not be impacted. That Strait of Hormuz should be toll-free. And that America will make sure that if it is not toll-free, then the regional partners, then the Europeans should take the first step forward and we will support them. अब सिचुएशन ये है कि ये कहते हैं कि सिविलियंस पे आक्रमण नहीं होना चाहिए, और सिविलियंस के आक्रमण किसने किया? 82,000 घरों को ध्वस्त कर दिया इजराइल ने, ईरान ने 1800 सिविलियन स्ट्रक्चर्स को ध्वस्त कर दिया। और ये जंग शुरू किसने की? इन्होंने शुरू की। अब इसके पीछे मैं इतिहास में नहीं जाना चाहता। अब ये कहते हैं कि जो ईरान है ये प्रॉक्सी वॉर करता है, लेबनान में प्रॉक्सी वॉर, हिजबुल्लाह, हुतीस यमन में प्रॉक्सी वॉर। तो प्रॉक्सी वॉर इसलिए हो रही है क्योंकि इन्होंने, इजराइल ने पैलेस्टीनियन के साथ क्या किया, तो ये आपस में झगड़े हैं। मैं उनके इतिहास में नहीं जाऊंगा कि आज के दिन तो नुकसान तो हिंदुस्तान के हो रहा हो। एक और बात आपको बताना चाहता हूं, शायद आपको मालूम नहीं, कि उस एरिया में ये कहते हैं ना कि सुन्नी और शिया की लड़ाई है, ये भी कहते हैं साथ काफी हद तक सुन्नी और शिया की लड़ाई। But the fact of the matter is, in Bahrain alone, 60 to 70% are Shia. In Lebanon, 30 to 35% are Shia. In Yemen, 35 to 40% are Shia. In Syria, 10 to 15% are Shia. In Saudi Arabia, 10 to 15% are Shia. In Kuwait, 20 to 30% are Shia. In Turkey, 10 to 15%, they are called Alevis. Distinctly related, but they are also Shias. जहां शियाज नहीं है वहां है कतर, ओमन, जॉर्डन, पैलेस्टीनियन एंड इजराइल, बड़े कम शिया। तो इस सारे रीजन में शिया की जो पॉपुलेशन है, हालांकि माइनॉरिटी में हो हर देश में, लेकिन उसकी अहमियत है। तो इसी जंग में उन्हीं देशों में माइनॉरिटीज भी ईरान को सपोर्ट कर रही। दिस इज द रियलिटी। So this is not going to be a conflict that is going to be resolved very quickly. It has long-term implications for India. ये कल समझौता नहीं होने वाला। ये इजराइल को ध्वस्त, ईरान को ध्वस्त तो करेंगे, क्योंकि ये इनकी ताकत मतलब कि इतनी ज्यादा है कि कोई इनका मुकाबला नहीं कर सकता, क्योंकि
ईरान के पास कोई एयर पावर नहीं है, उनके पास तो केवल मिसाइल हैं, तो वो भी प्रिसिशन टारगेट करके मिसाइल्स भी उनको खत्म कर रहे हैं। तो वो तो, लेकिन वो ये करेंगे कि विश्व की आर्थिक स्थिति में इतना नुकसान हो जाए कि सभी देश चाहें कि समझौता हो, और उसमें जो इंटरलॉक्यूटर आज के दिन है वो पाकिस्तान, इजिप्ट और टर्की, एवरीबॉडी नोज अबाउट दैट। दिस वॉर इज नॉट गोइंग टू एंड सून, even though America and Israel are far more powerful and they will destroy Iran in every possible way. But it's an asymmetric war. And in this asymmetric war, this conflict will be prolonged and it will impact the global economy in such a big way that the countries will be pressurized to come to terms. Otherwise, everybody will be hurt. And this, the Americans should have known. Should have known when they got into the war. इन्होंने सोचा कि हम हमला कर देंगे, अली खामेनी को कत्ल कर देंगे, असैसिनेट कर देंगे और अपने आप वो झुक जाएंगे और रेजिम चेंज हो जाएगा। तो हुआ नहीं। So I think that, see, the first thing the Prime Minister should do is to tell these facts to the people of India. जो मैं आपको बता रहा हूं, ये प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि देश संकट में है और किन किन लोगों से उन्होंने बात की, क्या बात हुई। अभी डोनाल्ड ट्रंप जी ने उनको फोन किया, तो क्या बात हुई हमें किसी ने बताया नहीं। प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए। वहां डोनाल्ड ट्रंप साहब रोज टेलीविजन पे होते हैं, रोज सवाल के जवाब देते हैं। ही इज विद द प्रेस एवरी डे। So why can't our Prime Minister tell us what has happened? Tell us what has happened for some time now. What happened in the conversation when Russian oil was, we were asked not to buy Russian oil. And they gave us a limit of X number of 1 month or so. This is unacceptable. We are a great nation. We stand by the Prime Minister, but the Prime Minister is not standing by us. हम प्रधानमंत्री जी के साथ हैं और उनको देशवासियों के साथ होना चाहिए और इस संबंध में उनको साफ आगे बताना चाहिए कि स्थिति क्या है हिंदुस्तान की और इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से हमारा हश्र क्या हो सकता है, नतीजा क्या हो सकता है। तो आज इन बातों से मैं आपको, देश की जनता को अवगत करना चाह रहा हूं।